नमस्ते। सोचिए जरा, अगर एक फिलॉसफी और सोसाइटल ट्रेंड्स को स्टडी करने वाले नजरिए से आज के समाज को देखें तो एक बहुत ही असहज करने वाली सच्चाई सामने आती है, द डिक्लाइन ऑफ क्रिटिकल थॉट, यानी आलोचनात्मक सोच का पतन। हम लगातार सवाल करना छोड़ रहे हैं और उसकी जगह पैसिव एक्सेप्टेंस और एको चेंबर्स ले रहे हैं। आज इस विश्लेषण के जरिए इस पूरे विषय की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि इस शोर शराबे वाली दुनिया में आज़ाद सोच को वापस कैसे लाया जाए। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज की इस चर्चा का आधार कुछ इस तरह रहेगा। पहले आलोचनात्मक सोच के पतन को समझेंगे, फिर बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम्स, डिजिटल ओवरलोड और ग्रुप थिंक की साइकोलॉजी पर, और आखिर में फोकस करेंगे सबसे जरूरी मुद्दे पर कि हम अपनी इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस को वापस हासिल कैसे कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। सच्चाई ये है कि हमारे आसपास का आधुनिक माहौल गहरे चिंतन को बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करता है। इसके बजाय ये स्पीड, इमोशनल रिएक्शंस और बस दूसरों की आदत की नकल करने को रिवॉर्ड करता है। एक तरह से देखा जाए तो आज़ाद सोच को दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया है। नोआम चॉम्स्की, जो एक बहुत बड़े थिंकर हैं, उन्होंने इस पर बड़ा सटीक पॉइंट रखा है, जिसे वो द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट कहते हैं। जब आबादी को बिना सवाल किए सिर्फ उपभोग करना और हर बात से सहमत होना सिखा दिया जाता है, तब पावर स्ट्रक्चर्स सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। मतलब समाज में नेचुरली इंडिपेंडेंट थॉट को दबाया जा रहा है। और इस सब का एक बड़ा कारण ये नंबर है, 5 गुना। जी हाँ, न्यूरोसाइंटिस्ट डैनियल लेविटन की डेटा के मुताबिक आज हमारा दिमाग पिछले दशकों के मुकाबले रोजाना 5 गुना ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है। इस अत्यधिक डिजिटल ओवरलोड के चक्कर में दिमाग पूरी तरह थक जाता है और रीजन या तर्क की जगह शॉर्टकट्स ढूंढने लगता है। अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये देखना काफी दिलचस्प है कि इंडिपेंडेंट थॉट को दबाने का सिलसिला आखिर शुरू कहाँ से होता है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स का इस कन्फॉर्मिटी या आज्ञा पालन में बहुत बड़ा हाथ है। अवार्ड विनिंग टीचर जॉन टेलर गैटो का ये स्टेटमेंट बड़ा ही पावरफुल है। उनका मानना है कि कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम इंडस्ट्रियल एज में डिज़ाइन किया गया था, इंडिपेंडेंट थिंकर्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि आज्ञाकारी वर्कर्स बनाने के लिए। ओरिजिनलिटी और आज़ाद सोच को दबाने की ट्रेनिंग यहीं से शुरू हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट एरिक फ्रॉम का एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। आज़ाद सोच के साथ सच का सामना करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, इसलिए उस भारी जिम्मेदारी को उठाने से बेहतर आराम और भीड़ का हिस्सा बनना ज्यादा आसान लगता है। हम लोग अपनी सोचने की आज़ादी खुद ही छोड़ देते हैं। तीसरे हिस्से में आते हैं डिजिटल ओवरलोड और फास्ट थिंकिंग। चलिए समझते हैं कि हमारी ये डिजिटल आदतें और आज की तेज रफ्तार दुनिया किस तरह हमारी नेचुरल रीजनिंग क्षमता को नुकसान पहुंचाती है। नोबेल प्राइज विनर डैनियल काहनेमैन का ये फ्रेमवर्क बिल्कुल सटीक तरीके से इस प्रॉब्लम को समझाता है। दिमाग के 2 सिस्टम्स हैं, एक फास्ट सिस्टम जो इंस्टिंक्टिव और इमोशनल है, दूसरा स्लो सिस्टम जो एनालिटिकल है। लॉजिकल फैलेसीज को पहचानने का एक सिंपल मैनुअल यही है। जब भी कोई न्यूज़ पढ़कर तुरंत गुस्सा या तेज इमोशन आए तो समझ लीजिए फास्ट सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। वहां रुककर स्लो एनालिटिकल सिस्टम को जगाना ही असल समझदारी है। फिलोसोफर मार्शल मैकलुहन की ये फेमस लाइन कि माध्यम ही संदेश है, आज और भी सच लगती है। आज के डिजिटल मीडियम्स स्पीड और आउटरीच को ही प्रमोट करते हैं। एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन को ब्लॉक करने के लिए रोजाना 3 चीजें जरूर करनी चाहिए। क्लिकबेट से बचें, आउटरीच वाली न्यूज पर तुरंत रिएक्ट ना करें, और ये समझें कि प्लेटफॉर्म खुद हमारी सोच को कैसे शेप कर रहा है। और इसका अंजाम कार्ल सेगन की इस चेतावनी में बिल्कुल साफ दिखता है। जब हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज पर पूरी तरह निर्भर हो जाएं, लेकिन उन्हें क्रिटिकली इवैल्यूएट करने की क्षमता ना रखें, तो मैनिपुलेशन बेहद आसान हो जाता है। बिना समझे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें एक्चुअली कमजोर बना रहा है। चौथे सेक्शन पर आते हैं, ग्रुप थिंक का मनोविज्ञान। अब थोड़ा दिमाग के उन इंटरनल ट्रैप्स और साइकोलॉजिकल बैरियर्स को समझते हैं जो हमें ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने से रोकते हैं और क्यों लोग एको चेंबर्स में फंस जाते हैं। पहला और सबसे बड़ा ट्रैप है कन्फर्मेशन बायस। ये दिमाग की वो आदत है जिसमें हम हर हाल में अपने पहले से बनाए गए विश्वासों को डिफेंड करते हैं। सोशल मीडिया के एको चेंबर्स को तोड़ने का एक मेंटल फिल्टर यही है, ऐसी इन्फॉर्मेशंस और आर्ग्यूमेंट्स ढूंढे जो हमारी पुरानी सोच को चैलेंज करें, ना कि सिर्फ वही पढ़े जिससे हमारे ईगो को आराम मिले। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भीड़ की बात आती है तो ये बायस ग्रुप थिंक में बदल जाता है।
साइकोलॉजिस्ट अर्विंग जैनिस कहते हैं कि ग्रुप हार्मनी और सोशल एक्सेप्टेंस के लिए बड़े बड़े समझदार लोग भी इरैशनल फैसले लेने लगते हैं और अपने खुद के डाउट्स को पूरी तरह दबा देते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इस कलेक्टिव स्टुपिडिटी से बाहर कैसे निकलें? इस 5वें और आखिरी सेक्शन में हम उन प्रैक्टिकल और फिलोसॉफिकल आदतों पर बात करेंगे जिनसे इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस को वापस हासिल किया जा सकता है। शुरुआत करनी होगी सोक्रेटिक ह्यूमिलिटी से। मैं कुछ नहीं जानता, इस बात को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। वर्कप्लेस में सोक्रेटिक डायलॉग की 3 सिंपल टेक्निक्स अपनाई जा सकती हैं। हर मीटिंग में एक क्यों जरूर पूछें, दूसरों के विचार सुनकर पहले उन्हें समराइज करें और बिना किसी ईगो के अपनी गलती मानने के लिए हमेशा तैयार रहें। दूसरी कमाल की आदत है मेटाकॉग्निशन, मतलब अपनी ही सोच के बारे में सोचना। मेंटल इंडिपेंडेंस के लिए शाम को रिफ्लेक्ट करने की कुछ एक्सरसाइजेज रोज की जा सकती हैं, जैसे ये सोचना कि आज मेरे किस इमोशन ने मेरे फैसले लिए, किन इनविजिबल इन्फ्लुएंसेस ने मेरी राय बनाई और क्या आज मेरा कोई पुराना विश्वास गलत साबित हुआ। एक और बेहतरीन प्रैक्टिस है डायलेक्टिकल थिंकिंग। ये ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ है जिसमें 2 बिल्कुल ऑपोजिट विचारों को एक ही वक्त दिमाग में होल्ड करके एक्सप्लोर किया जाता है। ये हम बनाम वो की सस्ती और सिंपल सोच से बाहर निकलकर सच्चाई की असली गहराई तक ले जाती है। डिजिटल नॉइज को फिल्टर करने के लिए इस प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, पहचानें कि क्या बताया जा रहा है। दूसरा, पूछें कि इस खबर या विश्वास से किसका फायदा है। तीसरा, उसके पीछे की छिपी हुई अजम्पशंस को परखें। और चौथा, विरोधी विचारों को जानबूझकर ढूंढें। ये 4 कदम किसी भी बायस को फिल्टर करने का बेस्ट तरीका है। अब एक गहरे सच की तरफ बढ़ते हैं। कार्ल युंग का ये कोट सच में झकझोर देने वाला है। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ बाहर की दुनिया को क्वेश्चन करना नहीं है, ये अपने खुद के कॉग्निटिव ट्रैप्स और अंदर के डर को फेस करने जैसा है। अपने ईगो और कंफर्ट जोन को छोड़ना वाकई सबसे मुश्किल काम है। इसलिए स्लो थिंकिंग मोड में ये पहला जरूरी सवाल जरूर आना चाहिए। मैं जो मानता हूं वो आखिर क्यों मानता हूं? इस विश्वास का आधार क्या है? ये रोजाना की इवनिंग रिफ्लेक्शन का एक काफी अहम हिस्सा होना चाहिए। दूसरा सवाल जो पूछना चाहिए, ये विचार या आइडियोलॉजी कहाँ से आई? क्या ये सच में एक आज़ाद खोज है या बस समाज, परिवार और सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स द्वारा हमें दे दी गई है? हमारी पहचान किसी और की बनाई आइडियोलॉजी की मोहताज नहीं होनी चाहिए। और एक आखिरी सबसे मुश्किल सवाल, दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो इन पुराने आरामदायक नैरेटिव्स को छोड़ने से डरता है? ईगो अक्सर सच्चाई को अपनाने में बहुत लंबा विरोध करता है। बस इस डर का सामना करना ही क्रिटिकल थिंकिंग को जगाना है। तो इस विश्लेषण के अंत में ये बड़ा सवाल उभरता है, शोर और भीड़ चाल पर बनी इस आधुनिक दुनिया में दिमाग का सच्चा आर्किटेक्ट कौन है? क्या ये एल्गोरिदम्स और बाहरी संस्थाएं हैं या हम खुद हैं? स्वतंत्र सोच को जिंदा रखना और अपने दिमाग की कमान अपने हाथ में रखना आज के वक्त की सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।